हम सब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के तौर पर तो जानते ही हैं। वो भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। लेकिन आज हम उनकी इन महान उपलब्धियों से पहले के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम उन शुरुआती संघर्षों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने एक नौजवान को बाबा साहेब बनाया। अक्सर इन कहानियों का जिक्र होता है, पर आज हम ये देखेंगे कि इन घटनाओं ने उनके विचारों की नींव कैसे रखी। आपने एक बहुत जरूरी बात कही है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बचपन में उन्होंने जो भेदभाव झेला और पढ़ाई के लिए जो एक जुनून दिखाया, उसी ने कैसे उनके पूरे जीवन का रास्ता तय कर दिया। अच्छा, ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे समाज की सबसे कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हुए एक इंसान खुद को इतना काबिल बना सकता है कि वो पूरे समाज की ही दिशा बदल दे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश का महू। सेना के एक सूबेदार थे रामजी मालूजी सकपाल जी। उनके घर उनकी 14वीं संतान का जन्म होता है, भीम जी। हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके जन्म से पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। क्या इस बात का उनके पिता पर कोई खास असर पड़ा था? बिल्कुल पड़ा होगा। उस दौर के सामाजिक माहौल को अगर देखें तो ये एक असाधारण बात थी कि रामजी सकपाल इतने बच्चे होने और एक सीमित आय के बावजूद भीमराव को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इतने दृढ़ थे। वो खुद भी शिक्षा के महत्व को समझते थे। जब वो सेना से रिटायर हुए और परिवार पहले दापोली और फिर सतारा चला गया तो आर्थिक मुश्किलें और बढ़ गईं। और इसी बीच एक और दुखद घटना हुई जब भीम की माँ भीमाबाई का निधन हो गया। यानी बचपन काफी मुश्किलों भरा था। माँ का साया उड़ गया, पैसे की तंगी भी थी। ऐसे में घर का माहौल कैसा था? देखिए, घर का माहौल बाहर की दुनिया की ठीक उलट था, काफी सकारात्मक। उनकी चाची ने बच्चों की देखभाल की और उनके पिता रामजी ने ये पक्का किया कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। अच्छा। वो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे और कबीर के दोहे गाकर सुनाते थे। तो एक तरफ घर में समानता का माहौल था, लेकिन जैसे ही भीम घर से बाहर कदम रखते थे, दुनिया पूरी तरह से बदल जाती थी। और यहीं से उस भेदभाव की शुरुआत होती है जिसका जिक्र हमेशा होता है। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग एक कोने में बोरे पर बैठना पड़ता था। हाँ। पर मुझे लगता है सबसे गहरा असर उन घटनाओं का पड़ा होगा जिन्हें वो एक बच्चे के तौर पे समझ नहीं पाते थे। जैसे उन्हें स्कूल के मटके से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। जी बिल्कुल। चपरासी ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। कितना मुश्किल रहा होगा। सही कहा आपने। और ऐसी ही एक घटना ने उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये गोरे गांव की घटना है। वो अपने भाई के साथ अपने पिता से मिलने जा रहे थे। हाँ। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। जब स्टेशन मास्टर ने उनसे बातचीत की तो वो बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उनकी जाति पूछी और भीम ने बताया कि वे महार हैं, तो सब बदल गया। सब बदल गया। स्टेशन मास्टर का पूरा व्यवहार मानो एक पल में बदल गया। हाँ, और इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें डर था कि उनकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। आखिरकार एक गाड़ीवान दोगुने किराए पर इस शर्त के साथ तैयार हुआ कि गाड़ी बच्चे खुद चलाएंगे और वो पैदल साथ चलेगा, ताकि वो प्रदूषित ना हो। एक बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर हुआ होगा? ये सिर्फ एक बच्चे का अपमान नहीं था, ये एक नागरिक के अधिकारों का हनन था। एक साफ सुथरा टिकट खरीदा हुआ यात्री जिसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से सेवा नहीं दी जा रही थी। शायद यहीं से उन विचारों की नींव पड़ी होगी कि सामाजिक सम्मान सिर्फ सद्भावना से नहीं बल्कि कानून से मिलना चाहिए। जब उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो जवाब मिला, क्योंकि हम अछूत हैं और ऐसा हमेशा से होता आया है। पर युवा भीम के लिए ये जवाब काफी नहीं था। इन भयानक अनुभवों से तो उस दौर में कई लोग गुजर रहे थे। तो युवा भीम में ऐसा क्या खास था कि उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार नहीं किया? यहीं पर उनकी वो असाधारण बौद्धिक जिज्ञासा और लगन सामने आती है। उन्होंने हमेशा से होता आया है वाले तर्क को कभी नहीं माना और साथ ही उन्हें कुछ अच्छे लोगों का साथ भी मिला। हाँ, वो शिक्षक वाली बात। जी। स्कूल में कृष्णाजी केशव अम्बेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक थे जो भीम को बहुत स्नेह करते थे। वो उन्हें अपने घर से खाना खिलाते थे और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ही भीम का उपनाम अंबावड़ेकर से बदलकर अपना उपनाम अम्बेडकर उनके नाम के साथ जोड़ा। और ये नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। बिल्कुल। और उनकी अपनी मेहनत तो थी ही। जब परिवार मुंबई की एक छोटी सी चाल में रहने लगा, जहां एक ही कमरे में सब रहते थे और बहुत शोर होता था, तो उनके पढ़ने का तरीका भी अनोखा था।
हाँ, ये कहानी बहुत मशहूर है। उनके पिता उन्हें सुबह 2 बजे जगा देते थे ताकि जब पूरी दुनिया सो रही हो तब भीम शांति से पढ़ाई कर सकें। लेकिन भेदभाव ने मुंबई में भी पीछा नहीं छोड़ा। वो ब्लैक बोर्ड वाला किस्सा है ना? जी, एक बार स्कूल में गणित के शिक्षक ने उन्हें एक सवाल हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर बुलाया। जैसे ही भीम उठे, ऊंची जातियों के लड़के चिल्लाने लगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके खाने के डब्बे रखे थे। हाँ, और उन्हें डर था कि भीम के वहां जाने से उनका खाना अपवित्र हो जाएगा। ये तो अविश्वसनीय है। उन्हें संस्कृत जैसी भाषा सीखने से भी रोक दिया गया क्योंकि वो पवित्र भाषा मानी जाती थी और दलितों के लिए वर्जित थी। जी, उन्हें मजबूरन पारसी पढ़नी पड़ी। इन सब रुकावटों के बावजूद उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि उनके समुदाय ने इसका जश्न मनाने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। बिल्कुल, आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी थी, लेकिन उनकी काबिलियत को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें 25 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दी। इसी की मदद से उन्होंने 1912 में अपनी बीए की डिग्री हासिल की। तो बीए की डिग्री अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, पर उनकी ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। और यहाँ बड़ौदा के महाराजा ने एक बार फिर दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने कुछ होनहार छात्रों को विदेश भेजने की एक स्कीम शुरू की और 1913 में भीमराव को ये अवसर मिला। ये उनके लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। वो न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। अमेरिका में 4 साल, एक ऐसी जगह जहां अस्पृश्यता का कोई नामो निशान नहीं था। ये उनके लिए कैसा अनुभव रहा होगा? एक तरह से ये मुक्ति का अनुभव था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक इंसान के तौर पे देखे जा रहे हैं, अपनी जाति के तौर पे नहीं। उन्होंने इस आजादी का पूरा फायदा उठाया और खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। उन्होंने वहां क्या-क्या पढ़ा? उन्होंने सिर्फ अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ही नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन और मानव विज्ञान का भी गहरा अध्ययन किया। और ये जानना जरूरी है कि वो किस तरह का एकेडमिक काम कर रहे थे। उनकी एक थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूबी। अच्छा, सोचिए, एक व्यक्ति जो सामाजिक अन्याय से लड़ रहा है, वो साथ ही साथ देश की मौद्रिक नीति की इतनी गहरी समझ रखता है। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक भी थी। कोलंबिया से एमए और पीएचडी करने के बाद वो लंदन भी गए, लेकिन फिर उन्हें महाराजा के साथ अपने अनुबंध के तहत भारत लौटना पड़ा और ये वापसी शायद उनके जीवन का सबसे कड़वा अनुभव साबित हुई। वे मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लौटे तो उन्हें एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक फॉरेन रिटर्न स्कॉलर होने के बावजूद जाति का दंश अब और भी ज्यादा जहरीला महसूस हो रहा था। ये सुनना ही इतना दर्दनाक है। ऑफिस में चपरासी फाइलें उनकी मेज पर फेंक कर देते थे। जी, ताकि उन्हें छूना न पड़े। उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था और रहने की जगह का संकट तो और भी बड़ा था। कोई हिंदू उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं था। तो वो कहाँ रहे? अंत में उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम किया। लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चला। कुछ ही दिनों बाद लाठियों से लैस एक गुस्साई भीड़ वहां अधम की और उन्हें वहां से निकाल दिया। हाँ, उन पर उस जगह को अपवित्र करने का आरोप लगाया। उन्हें उसी रात वहां से निकलना पड़ा। उस रात एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फूट फूट कर रोए। दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद उनके पास अपने ही देश में सिर छिपाने की जगह नहीं थी। सिर्फ 11 दिनों में उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई लौटना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे ये एक डेड एंड था, लेकिन असल में यहीं से एक विद्वान के एक लीडर में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। सही पकड़ा आपने। ये एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही क्लाइंट्स को उनकी जाति का पता चलता, वो पिछड़ जाते हैं। इस अनुभव ने उन्हें एक कड़वा सबक सिखाया कि व्यक्तिगत योग्यता तब तक व्यर्थ है जब तक पूरे समाज की सोच नहीं बदलती। तो उन्होंने क्या किया? समाज को बदलने की दिशा में उनका पहला कदम क्या था? पहला कदम था आवाज उठाना। 1918 में वो मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर बने। वो छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, पर वहां भी दूसरे प्रोफेसर उनके साथ पानी पीने से कतराते थे। और इसी दौरान उन्होंने अखबार भी शुरू किया। जी, अपनी बचत और कुछ दोस्तों की मदद से मूक नायक यानी गूंगों का नेता नाम का एक मराठी अखबार शुरू किया। अखबार शुरू करना महज एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल, मूक नायक के नाम में ही उनका मिशन छुपा था। वो समझ गए थे कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने से पहले अपने समाज को जगाना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा और उनमें आत्मविश्वास भरना होगा। और इसी बीच वो अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस लंदन भी गए। हाँ, 1920 में कोल्हापुर के महाराजा की मदद से वो फिर लंदन गए और 1923 में जो वो भारत लौटे तो वो पहले से भी ज्यादा योग्य थे।
उनके पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री थी और वो बैरिस्टर भी बन चुके थे। तो अब उनके पास दुनिया की बेहतरीन शिक्षा थी। जी, वो अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों के साथ बराबरी पर बहस कर सकते थे और ब्रिटिश कमीशन के सामने ठोस तर्क रख सकते थे। तो अब मंच तैयार था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपमान और संघर्ष की आग में तपकर निकला था और जिसके तरकश में ज्ञान और कानून के सबसे शक्तिशाली हथियार थे। और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करने में लगा दी। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका मकसद था दलित समुदाय के बीच शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना। उसका नारा क्या था? उसका नारा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। उन्होंने इस क्रम को बहुत सोच समझकर चुना था। पहले शिक्षा, फिर संगठन और उसके बाद ही संघर्ष। तो ये कहानी थी एक ऐसे सफर की जहां हर अपमान, हर ठोकर ने उन्हें और मजबूत बनाया। ये सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि उस विचार की कहानी है कि कैसे शिक्षा और आत्मसम्मान के जरिए सबसे गहरी खाइयों को भी पाटा जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाया। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान वो शक्ति है जिसे सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों की किस्मत बदली जा सकती है। वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं बने, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, मजदूरों के हक, हर वंचित तबके के लिए आवाज उठाए। आज की ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त होती है। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए शिक्षा मुक्ति का सबसे शक्तिशाली साधन थी। आज के दौर में जब हमारे सामने चुनौतियां अलग तरह की हैं, ये सोचना जरूरी है कि आज के संदर्भ में सच्ची मुक्ति और सशक्तिकरण का क्या मतलब है और उसे हासिल करने के लिए आज के सबसे जरूरी और प्रभावी उपकरण क्या हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राज और रागिनी के साथ ये बातचीत कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस लेखक या किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।